जंगल का रास्ता अक्सर सीधा नहीं होता। जैसे कुछ इंसानों के दिल पेचीदा होते हैं, वैसे ही जंगल की राहें भी टेढ़ी सायों से भरी और अंदर तक डर समेटे हुए। उस दिन दोपहर ढल रही थी, मगर जंगल के अंदर धूप का नामो निशान नहीं था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट, जमीन पर गिरे सूखे पत्तों की खरखराहट और कभी कभी किसी नामालूम परिंदे की चीख, यही सब था उस वीराने में। इसी वीराने में चार मर्द उम्रें तकरीबन 40 से 45 के दरमियान एक नौजवान औरत को जबरदस्ती घसीटते हुए लिए जा रहे थे। औरत, जिसका नाम नायला था, उसके पांव घसीटते घसीटते घावदार हो चुके थे। उसके लिबास जगह जगह से फटे हुए थे और आंखें बस आंखें थीं जो हमदर्दी की भीख मांग रही थीं। बता, किसके साथ मुंह काला किया है? किसकी औलाद पल रही है तेरे पेट में? एक आदमी उसके बाल पकड़कर खींचता हुआ चीखा। नायला की सांसें तेज हो चुकी थीं। चेहरे पर धूल और आंसू का मिला जुला गारा चिपका था। उसकी तकरीबन 9 महीने की हालत थी। वो थकी हुई थी, टूटी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर जो दर्द था वो उसकी हालत साफ बता रहा था। भाई, माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है। वो हर 2 कदम पर गिरती और उठती, मगर कोई भाई उसकी बात पर यकीन करने वाला वहां नहीं था। माफी तुझे अब माफी की याद आई। जब इज्जत को जमीन पर रौंद डाला तब यह सब याद नहीं आया था। दूसरे ने अपने जूते से उसे धक्का दिया। नायला जमीन पर गिर गई, मगर उसके पेट पर हाथ अपने आप चला गया। मां का दिल हर हाल में अपने बच्चे की हिफाजत की कोशिश करता है। मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे? तीसरे ने कहा और इर्द गिर्द नजर डालते हुए बोला, यहीं सही रहेगा, इस गहराई में कोई नहीं आता। असल में यह लड़की उन चारों आदमियों की बहन थी और बिना शादी के ही हामला यानी प्रेग्नेंट हो गई थी। अब यह जंगल में लाकर अपनी बहन को मार डालना चाहते थे, वह भी जमीन में जिंदा दबाकर। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर उन्होंने झाड़ियों के पास पड़ी फावड़ा उठाई और एक कोना देखकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। मिट्टी सूखी थी, मगर उनका गस नम था। फावड़ा हर वार के साथ जैसे यह कह रहा हो कि इज्जत बचानी है, मगर असल में यह वो इज्जत थी जो तीनों के जहन में घड़ी हुई थी, जिंदगी की नहीं, सिर्फ नाम की। नायला वहीं जमीन पर पड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे। जिस्म बेहिस, मगर अंदर एक धड़कता हुआ नन्हा दिल जो यह सब महसूस कर रहा था। पेट में बच्चा हर हरकत पर बेचैन हो जाता और फिर हलचल करता। फावड़ा जमीन की तहों को चीरता चला गया। गड्ढा अब तकरीबन कमर तक बन चुका था। बस अब थोड़ी सी और मेहनत और यह नासूर हमेशा के लिए दफन। एक लड़के ने पसीना पोंछते हुए कहा। उसी लम्हे जंगल के एक कोने से एक अनजानी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी हवा दरख्तों के पत्तों से टकराई हो, मगर यह हवा नहीं थी। एक साया ऊपर से गुजरा। चारों लड़कों ने गर्दन ऊपर उठाई और अचानक एक बहुत ही शानदार मगर डरावना मंजर उनके सामने था। एक मोर, मगर कोई मामूली मोर नहीं। यह इतना बड़ा था कि जब उसने अपने पंख खोले तो जैसे पूरा इलाका ढक गया हो। मगर उस वक्त उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी नजरें डर पैदा कर रही थीं। उस मोर की आंखें सीधी चारों आदमियों पर थीं, जैसे वह समझ चुका हो कि यहां क्या हो रहा है। ओए हर्ट से, एक लड़के ने झल्लाकर कहा और हाथ से हिलाने की कोशिश की, मगर मोर ने जवाब में एक जोरदार झटका दिया और अपने पंजों से सीधे उसके चेहरे पर झपट पड़ा। चीख, एक ऐसी चीख जो जंगल की खामोशी चीर गई। आंख मेरी आंख, वो लड़का गिरा, उसका चेहरा खून से भर गया। दूसरे ने फावड़ा उठाया, मगर मोर उसकी तरफ लपका, सीधा सिर पर। इतनी तेज चोंच मारी कि वह लड़का वहीं लुढ़क गया। तीसरा भागने को हुआ, मगर मोर ने उसके रास्ते में आकर अपने पंख फैला दिए, जैसे दीवार बन गया हो। तीनों लड़के अब घबरा चुके थे, पागलों की तरह भागे और झाड़ियों में गुम हो गए, फावड़ा, चप्पलें सब छोड़कर। नायला की आंखें ये सब देखने की कुत नहीं रखती थीं। वो बेहोश हो गई। मोर अब बिल्कुल उसके पास आया। धीरे धीरे उसने गर्दन नीचे झुकाई और नायला के चेहरे को देखने लगा। उसकी सांसों को महसूस करता रहा, कभी उसके पेट की तरफ देखता, कभी चेहरे की तरफ। वो चीखें, वो भागम भाग, वो फावड़े की खड़क, अब सब कुछ थम चुका था। रह गई थी तो बस एक बेहोश लड़की नायला, जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी जिंदगी और मौत की सरहद पर पड़ी थी। जमीन पर उसका बदन आधा मिट्टी में आधा सूखे पत्तों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ सूखे और सांसें डगमगाती हुई, जैसे रूह और जिस्म के दरमियान कोई जंग चल रही हो। उसके पहलू में बैठा हुआ मोर उसकी हालत को बहुत गौर से देख रहा था। अब उसके नाजुक पंखों में वो खूबसूरती नहीं रही थी जो कुछ ही देर पहले 4 दरिंदों को भगाते वक्त थी। अब वह बस एक परवाह करने वाला फिक्रमंद साया था।
नायला के हल्के से कराने पर वह झुका और जैसे ही उसने एक आहट सी महसूस की, वह आवाज जो न लफ्जों में थी न जबान में, बस एक ममतामयी चीख थी। पानी शायद उसने कुछ नहीं कहा था, मगर उसकी हालत, उसका जिस्म, उसके होंठ सब कुछ बोल रहे थे। मोर ने अपने पंख समेटे इधर उधर देखा। जंगल में हर तरफ पत्तों की खड़खड़ाहट, दूर किसी बंदर की आवाज और परिंदों की चीखें, मगर कहीं भी इंसान का नामो निशान नहीं। उसे समझ में आ गया था, अब यह जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है। वो एक पल के लिए नायला के पास बैठा, अपनी नुकीली चोंच से जमीन पर से पत्ते हटाए, उसके सर के नीचे कुछ नरम सा बनाया और फिर एक तेज झपक के साथ उड़ गया। मोर कोई मामूली परिंदा नहीं था। आसपास का इलाका वह बखूबी जानता था, मगर जो काम वो करने जा रहा था, पानी लाना, वो आसान नहीं था। जंगल के उस हिस्से में नदियां नहीं थीं। पास ही एक पत्थरीला इलाका था जहां एक पुराना झील जैसा पानी का गड्ढा मौजूद था, मगर वहां तक पहुंचने में भी वक्त लगता था। मोर उसी तरफ उड़ चला। रास्ते में कई पेड़ उसके रास्ते में आए, कांटेदार झाड़ियां, शाखों की रुकावटें और गर्म हवाएं, मगर उसकी उड़ान में कोई झिझक नहीं थी। जब वह आखिरकार उस पुरानी झील तक पहुंचा तो देखा पानी की सतह बहुत नीचे जा चुकी थी। जमीन सूखी थी, कीचड़ में डूबी हुई, और वहां कोई ऐसा झरिया नहीं था जिससे वह आसानी से पानी ले जा सके। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर एक तरफ गया, सूखे पत्तों और झाड़ियों में अपनी चोंच से कुछ तलाश करने लगा। कुछ ही देर में उसे एक टूटी हुई पुरानी सी नारियल की आधी खुली साबुत छिलका मिल गई। शायद किसी शिकारी या लकड़हारे ने फेंका था। उसने उसे अपनी चोंच से उठाया और धीरे धीरे उसे झील की तरफ घसीटने लगा। यह एक मोर के लिए आसान नहीं था। उसके पंजे, उसकी चोंच कभी कीचड़ में ढंसती, कभी छिलका पलट जाता, मगर हर बार वह दोबारा कोशिश करता। आखिरकार वो छिलका थोड़ा पानी भरने लायक जगह पर पहुंचा। मोर ने बहुत एहतियात से उसमें पानी भरा, बस इतना कि वह छलक न जाए। फिर अपनी गर्दन से उसे संभालते हुए उड़ने नहीं, पैदल वापस चलने लगा, क्योंकि उड़ान में पानी गिर जाता। हर 2 कदम पर पानी हलकता, मगर मोर रुकता, चोंच से वापस छिलका सीधा करता। 2 बार तो छिलका जमीन पर गिर गया, एक बार तो पानी बर्बाद हो गया और मोर ने गुस्से में अपनी चोंच जमीन में मारी, मगर फिर दोबारा वहीं किया। काफी देर बाद वह दोबारा नायला के पास पहुंचा। नायला अब भी बेसुध थी, मगर उसकी सांसें अब और भी धीमी हो गई थीं। मोर ने धीरे से छिलका जमीन पर रखा और अपनी चोंच से नायला के होठों को छुआ। वो नहीं जागी। फिर उसने अपने पंखों से उसके चेहरे पर हवा दी। नायला के होठों में हरकत हुई। आंखें धीमे धीमे खुली, मगर धुंधली थीं। सामने एक धुंधली आकृति थी जो उसकी निगाह में आई। एक मोर, और फिर उस मोर की चोंच के पास पानी से भरा छिलका। नायला के होंठ कांपे, जैसे जुबान जवाब नहीं दे रही थी, मगर जिस्म शुक्रिया अदा कर रहा था। मोर ने बड़ी एहतियात से छिलका उसके होठों से लगाया। थोड़ा पानी उसके मुंह में गया। उसे निगलने में दिक्कत हुई, मगर कुछ बूंदें अंदर चली गईं। नायला अब आंखें खोल चुकी थी, मगर उसकी हालत अब भी बेहद नाजुक थी। मोर उसके पास बैठा था, बिल्कुल पास। वो अब बेचैन हो चुका था। उसकी गर्दन हर थोड़ी देर में झुकती, नायला के चेहरे को देखती, फिर पेट की तरफ नजर ले जाता। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह कैसा दर्द है, यह कैसी हालत है जिसमें इंसान की आंखें बोल रही हैं मगर लब खामोश हैं। उसने एक आध बार पंखों से हवा देने की कोशिश की, मगर उसे खुद महसूस हो रहा था कि सिर्फ हवा देने से कुछ नहीं होगा। अब उसे किसी इंसानी मदद की जरूरत थी। मोर धीरे धीरे उठा और इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजर एक बहुत ऊंचे दरख्त पर पड़ी, जो जंगल के सारे दरख्तों से अलग और सबसे बुलंद था। वहां से शायद दूर तक देखा जा सकता था। वो उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठ गया। अब उसका पूरा जिस्म बहुत संजीदा और सन्नाटे में डूबा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें दूर दूर तक देख रही थीं। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर बहुत दूर घने छायों के पीछे 2 सायों की हल्की सी हरकत महसूस हुई। एक लंबा भारी भरकम आदमी, कंधे पर बंदूक लटकाए, और उसके साथ एक औरत, तकरीबन 35 साल की, कंधे पर झोला, हाथ में एक लंबी लकड़ी। यह 2 इंसान थे, शायद शिकारी, मगर दूरी इतनी थी कि साफ पहचान पाना मुमकिन नहीं था। मोर ने एक गहरी सांस ली और फिर उड़कर उसी तरफ बढ़ चला। जब वह शिकारी मियां बीवी के करीब पहुंचा तो पहले तो वह दोनों चौंक पड़े। ये क्या है? मोर हमारी तरफ आ रहा है, औरत ने हैरानी से कहा। मोर अब उनके सामने था, मगर ना वो डराया, ना हमला किया, ना भागा, बस खड़ा रहा। फिर उसने कुछ अजीब सा किया, गर्दन हिलाकर जमीन की तरफ इशारा किया, फिर उछलकर थोड़ा सा पीछे गया, फिर दोबारा उनके करीब आया, जैसे कह रहा हो, चलिए मेरे साथ।
आदमी ने औरत की तरफ देखा, फिर मोर की चाल को गौर से देखा। ये कुछ दिखाना चाहता है क्या? उसने कहा। ऐसा लगता है ये अजीब है, मगर इसकी आंखों में कुछ है, जैसे मदद मांग रहा हो। औरत बोली। मोर ने एक और बार गर्दन हिलाकर इशारा किया, फिर चल पड़ा। धीरे धीरे मगर बार बार मुड़कर देखता। आ रहे हो ना? वो दोनों अब ठिठक गए थे, किसी सोच में पड़ गए थे। चलो देखते हैं क्या है, अगर कुछ ना हुआ तो लौट आएंगे, मर्द ने कहा, और वह दोनों उस मोर के पीछे चल दिए। जंगल के उन रास्तों पर जहां आज से पहले उन्होंने कभी किसी मोर को इस तरह पेश आते नहीं देखा था। सफर आसान नहीं था, कांटेदार झायां, जड़ों से उलझे हुए रास्ते और कीचड़ की पगडंडियां। आखिरकार जब वह दोनों उस जगह पहुंचे जहां नायला बेहोश पड़ी थी, तो उनके कदम रुक गए। औरत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, आंखें फैल गईं। यह कौन है? नायला जमीन पर पड़ी थी, बदन मिट्टी से लथपथ, चेहरा पीला और पेट पर हाथ रखा हुआ। यह लड़की तो बहुत ही बुरी हालत में है और यह प्रेग्नेंट है। औरत उसके पास भागकर गई। मर्द ने झुककर देखा, यह तो अभी सांस ले रही है, मगर बड़ी मुश्किल में है। मोर अब उनके बिल्कुल पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, देखा अब समझ में आया क्यों लाया हूं तुम्हें। वह दोनों अब हैरानी में थे। एक मोर इतना समझदार और यह लड़की इतनी दूर जंगल के इस हिस्से में। औरत ने जल्दी से अपने झोले से पानी निकाला, मगर देखा कि लड़की के लब बहुत सूखे थे। उसने रुमाल भिगोकर नायला के होठों पर फेरा, फिर उसकी नब्ज देखी। यह बहुत कमजोर हो चुकी है और मुझे लगता है इसका बच्चा भी बहुत बेचैन है। कुछ करना होगा जल्दी। उसने अपने झोले से एक मोटा कपड़ा निकाला, फिर पानी की छोटी सी बोतल, कुछ जड़ी बूटियां और एक छोटी सी चाकू। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, मगर चेहरा बता रहा था कि वह हर हरकत सोच समझ कर रही है। शिकारी मर्द भी अब पास आया। उसने अपने कमर से चाकू उतारकर औरत को दिया और पास की झाड़ियों से कुछ लकड़ियां तोड़कर झटपट एक आड़ा टेढ़ा शेड बनाने लगा ताकि थोड़ी सी छाया हो सके। फिर जमीन को समतल करने लगा। जिस्म से पसीना बहता जा रहा था, मगर चेहरा फिक्रमंद। औरत ने कपड़ा मोड़ा, नायला के पैर अलग किए और धीमे से कहा, मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत रख, बस कुछ ही देर की बात है। नायला अब भी होश और हवास में नहीं थी। आंखें अध खुली, होठों से हल्की सिसकियां और उसके बदन से निकलती हर सांस अब बस इंतजार में थी। नायला अब दर्द में चीखने लगी थी। आंखें बंद कर बहन, गहरी सांस ले, बस थोड़ी सी हिम्मत और। औरत की आवाज किसी बड़ी बहन की तरह थी, रुख भी सख्त मगर लहजा बहुत नरम। शिकारी मर्द अब और लकड़ियां जुटाकर साया पुख्ता करने लगा। पास की झील से पानी लाया, अपने बदन की कमीज फाड़कर पसीना पोंछने वाला कपड़ा बना डाला। मोर वहीं बैठा रहा, मगर उसकी हालत अब बदल चुकी थी। उसकी गर्दन बार बार जोर से झटकती, पंख जमीन पर रगड़ता और वह जैसे बेचैन हो रहा था। हर दर्द नायला का अब उसका हो चला था। उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं टपका, मगर उसके बैठने, देखने, सांस लेने, हर हरकत में एक चुपचक समाई हुई थी। फिर एक लंबी चीख नायला की और उसके चंद ही लम्हों बाद एक नन्ही सी मध्यम सी कांपती हुई आवाज जंगल की वीरानी में गूंजी, रो रहा है। औरत ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखों में राहत और नमक दोनों थे। शिकारी मर्द फौरन पास आया और उसने कपड़े में लिपटे उस नन्हे बच्चे को देखा। लड़का है, औरत ने कहा। बिल्कुल सही सलामत, मगर बहुत कमजोर। नायला बेहोशी और होश के दरमियान थी। वह कुछ सुन रही थी, कुछ नहीं, मगर बच्चे की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई थी और उस आवाज ने जैसे उसके जिस्म में ताकत ला दी हो। उसने आंखें खोली बहुत मुश्किल से, और जब उसने अपने बेटे को पहली बार देखा, एक आंसू उसकी आंख से यूं बहा जैसे बरसों का इंतजार पिघल गया हो। शाम होने वाली थी। शिकारी मर्द और औरत ने एक झोपड़ी बनाई और नायला को उसमें लेटाया और खुद भी उसके साथ उस झोपड़ी में रहने लगे। कुछ दिन गुजर गए। नायला के लिए भी अब वह जंगल एक पनाह बन चुका था और इस पनाह की 3 दीवारें थीं। शिकारी मियाँ, बीवी और वह खामोश मगर निगाहबान मोर। वह जो शिकार करने आए थे अब किसी की जिंदगी को थामे बैठे थे। नायला अब भी बहुत कमजोर थी। उसकी कौवत दिन ब दिन धीरे धीरे वापस आ रही थी, मगर जिस्म और रूह पर लगी ठेसों ने उसे बिल्कुल खामोश कर दिया था। वह बहुत कम बोलती थी, ज्यादातर बच्चे को सीने से लगाए बस पेड़ों को ताकती रहती। शिकारी औरत जो अब किसी बहन जैसी लगती थी, हर रोज सुबह उठकर उसके लिए घास फूस चुनती, कुछ कंदमूल और आसपास के जंगली फल इकट्ठा करती। शिकारी मर्द ने अपने औजार और छिलके जोड़कर एक छोटा सा चूल्हा बना लिया था। एक दिन वह औरत नायला के पास आई और बोली, हम अब वापस नहीं जा रहे, कुछ दिन यहीं रहेंगे जब तक तू इस बच्चे के साथ खड़ी नहीं हो जाती। नायला ने पहली बार उसकी तरफ देखा
आंखों में पानी था, लब खामोश मगर नजरों में शुक्रिया। बच्चे का नाम उन्होंने गुलफाम रखा था। वो बच्चा अब रोजाना थोड़ा थोड़ा हंसने लगा था। उसकी आंखों में अब रोशनी लौटने लगी थी। मोर अब सिर्फ एक मोर नहीं था, वह जैसे इस बच्चे का बड़ा भाई बन चुका था। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी के पत्तों में से छनती तो मोर झोपड़ी के बाहर बैठा होता और अपनी चोंच से बच्चे के पैरों को हल्के से छूता, कभी उसके गालों को। बच्चा भी उसे देखते ही हाथ हिलाने लगता। जब बच्चा रोता तो मोर झाड़ियों में जाकर कोई चमकीली चीज उठा लाता, सूखा फूल, रंगीन पत्ता, कभी कभी कोई छोटा पत्थर, और उसे बच्चे के सामने रखता। बच्चा उसे देखता और हंसने लगता। नायला यह सब देखती तो उसकी आंखें भर आती। उसके पास अल्फाज नहीं थे उस मोर के लिए, न शुक्रिया न मोहब्बत, सब कुछ उसकी नजरों में था। जंगल की वो झोपड़ी अब नायला, गुलफाम और मोर का घर बन चुकी थी। हर दिन कुछ नया लाता और हर रात कुछ पुराना धो देता। शिकारी मियाँ बीवी भी अब उस रिश्ते का हिस्सा हो चुके थे। एक शाम चूल्हा जल रहा था। आंगन में घास पर गुलफाम अपने पांवों से जमीन कुरेद रहा था। मोर उसके बिल्कुल पास था, जैसे हमेशा की तरह उसके आसपास एक दायरा बना रखा हो। शिकारी औरत लकड़ियां सुलगा रही थी और मर्द एक सूखा हुआ आम काट रहा था। नायला थोड़ी दूर बैठी थी, घुटनों में ठोड़ी टिकाए दूर कहीं खोई हुई। शिकारी औरत ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने शौहर की तरफ, फिर धीमे से कहा, बहुत दिन हो गए, इस बच्ची की खामोशी अब तक टूटी नहीं। मर्द ने गर्दन हिलाई। जो कुछ इस पर गुजरा है वह आसान नहीं, लेकिन हमें पूछना होगा, शायद अब वक्त आ गया है। औरत उठी, नायला के पास आई, धीरे से पास बैठ गई। नायला, उसने बहुत नरमी से कहा। नायला चौंकी नहीं, बस गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। एक बात पूछें? अगर तुझे मंजूर हो। नायला की आंखों में कोई डर नहीं था, अब बस एक थकी हुई चुप्पी थी। तेरे साथ क्या हुआ था? वो कैसे दरिंदे थे और तू यहां कैसे पहुंची? नायला ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। गुलफाम अब मोर के साथ खेलते हुए सो चुका था। मोर चुपचाप बैठा था, जैसे उसकी भी सांसें थमी हुई हों। फिर नायला की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और अपना सिर उठाया। मैं बताऊंगी, उसकी आवाज हल्की थी मगर कांप नहीं रही थी। नायला ने कहना शुरू किया, हम 5 भाई बहन थे, 4 भाई। मैं सबसे छोटी। अब्बा बचपन में ही चल बसे थे और अम्मी 4 साल पहले इंतकाल कर गईं। घर का सारा बोझ मेरे भाइयों पर था। वो सब दिन रात मेहनत करते, खेतों में, शहरों में, कभी मजदूरी, कभी घर बनाने का काम, बस पेट पालते और इज्जत बचाते। मैं अकेली घर में रहती थी। तन्हाई इंसान को बहुत कमजोर कर देती है। और एक दिन मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। वो रुकी, उसकी आवाज कांप गई, मगर उसने फिर हिम्मत की। नाम नहीं बताना चाहती। वो मेरे गांव का नहीं था, किसी रिश्तेदार के यहां आता जाता था। पहले बातें हुई, फिर मुलाकातें, और फिर उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी करेगा। कहता, तेरे भाई नहीं मानेंगे, मगर मैं तुझे अपने घर की इज्जत बनाऊंगा। मैंने यकीन कर लिया। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी बातों में ले लिया। उसने मेरे जिस्म को खिलौना बना लिया, मेरी इज्जत खराब की और फिर कभी वापस नहीं आया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं मां बनने वाली हूं तो मैंने उसे ढूंढा। उसके हर जानकार के पास गई, मगर वह गायब हो चुका था। मैंने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा। मुझे डर था, बहुत डर। उनकी इज्जत, उनका गुस्सा और सबसे ज्यादा मेरा बच्चा। अब उसके लब कांपने लगे थे, मगर वह बोलती रही। मैंने झूठ बोलकर कहा कि मैं अपनी खाला के घर मेहमान नवाजी के लिए जा रही हूं। बस वहीं चली गई। खाला जानती थी कि मैं किस हालत में हूं, मगर उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपना लिया। वक्त गुजरता गया। 9 महीने पूरे होने को आए और फिर एक दिन अचानक मेरे 4 भाई खाला के घर आ गए। उसके चेहरे पर अब खौफ उतर आया। वो चिल्ला रहे थे, मेरी आंखों में झांक रहे थे जैसे मेरी जान पड़ रहे हों। किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, बस मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लिया। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। पता किसके साथ मुंह काला किया है, इज्जत नीलाम कर दी। अब तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। वह मुझे लेकर चले। मैं चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उनकी आंखों में जैसे आग भरी थी। जंगल के इस गहरे हिस्से में लाकर उन्होंने मुझे जमीन पर फेंका, और जब मैंने जमीन में गड्ढा खुदते देखा तो मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन फिर मोर आया। उसने मेरी जान बचाई। वो तीनों भाग गए और कुछ देर बाद आप लोग आ गए, और तुमने जो किया वह तो तुमको पता ही है। शिकारी मर्द और औरत ने जब यह बातें सुनी तो उदास हो गए और कुछ दिन तक नायला के साथ उस झोपड़ी में रहते रहे। नायला अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आने लगी थी।
उसका चेहरा जो पहले खौफ से भरा रहता था, अब उसमें कुछ ठहराव आ चुका था। गोद में गुलफाम होता, पास ही मोर होता और शाम होते ही वह उस झोपड़ी के बाहर बैठकर दरख्तों को देखती रहती, बिल्कुल चुपचाप। शिकारी मियाँ बीवी अब कई हफ्तों से वहीं थे, मगर वक्त जितना भी ठहर जाए एक ना एक दिन वापस तो जाना ही पड़ता है। एक दोपहर शिकारी मर्द अपने औजार समेटते हुए बोला, अब हमें चलना होगा। बहुत दिन हो गए, दुनिया हमें भूली नहीं होगी। नायला बहन शिकारी औरत उसके पास बैठी। नायला ने गर्दन उठाई। एक अजनबी सा सन्नाटा उसकी आंखों में तैर गया। अब हमें वापस जाना होगा, शहर में बहुत काम बाकी है, वहां लोग हमारी राह देख रहे होंगे। नायला ने कुछ नहीं कहा। शिकारी मर्द भी पास आया। हम चाहते हैं कि तू भी चल, मगर हमें यह भी समझ है कि तू जबरदस्ती नहीं जाएगी। नायला कुछ देर सोचती रही, फिर बहुत ठहराव के साथ बोली, मैं नहीं जा सकती। क्यों? औरत ने पूछा। क्योंकि मेरी पनाह अब यही है। अगली सुबह शिकारी मियाँ बीवी ने अपना छोटा सा सामान बांधा। उन्होंने आखिरी बार उस झोपड़ी को देखा जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। नायला ने उनके लिए कुछ न कहकर बस अपनी आंखों से शुक्रिया अदा किया और वह दोनों चले गए। अब जंगल की दुनिया में वह तीन जान थी। एक माँ जिसके आंचल में जख्म भी थे और सुकून भी, एक बच्चा और एक मोर। जंगल अब उनके लिए अजनबी नहीं रहा था। नायला हर सुबह सूरज की पहली किरण से पहले उठ जाती, गुलफाम अभी भी सोया रहता और मोर वो झोपड़ी के बाहर बैठा होता। नायला चूल्हा सुलगाती, पास की झाड़ियों से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती और फिर मोर के साथ नजरें मिलाकर मुस्कुराती। अब यह आम बात थी कि मोर सुबह सुबह अपने पंख फैलाकर इधर उधर उड़ता और कभी गुलफाम के लिए कोई रंग बिरंगा फल तो कभी नायला के लिए कोई छोटी सी जंगली सब्जी अपनी चोंच में उठाकर लाता। वक्त गुजरता गया। गुलफाम अब 6 साल का हो चुका था। उसके बाल गहरे, चमकदार, आंखों में जंगल की आजादी और चाल में किसी शिकारी परिंदे का गुरूर। नायला अब रोज दोपहर में जंगल के छायादार हिस्से में गुलफाम को पढ़ाती। उसने पेड़ों की छाल पर हर्फ बनाना सिखाया था। ये अम है बेटा, से माँ, ये अब है से भाई तेरा मोर भाई। गुलफाम अब छोटा बच्चा नहीं था। उसका जिस्म अब भी नाजुक था, मगर अक्ल तेज थी। अब जंगल में एक नई रवायत बन गई थी। सुबह गुलफाम और मोर की शरारतें, दोपहर नायला की तालीम और शाम तीनों की महफिल। गुलफाम अब कहने लगा था, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मोर भाई के लिए घर बनाऊंगा। उसमें पंखों की दीवारें होंगी और हवा की खिड़कियां। नायला मुस्कुराकर उसे चूम लेती। तेरा घर इस जंगल की सबसे खूबसूरत जगह होगी बेटा। और मोर चुपचाप अपनी गर्दन उनकी तरफ हिला देता। गुलफाम अब जंगल की हर पगडंडी पहचानता था। हर पेड़ उसका दोस्त था। वो अक्सर अपने मोर भाई के साथ खेलता, झील के किनारे पत्थर उछालता या दरख्तों के बीच छुपन छुपाई खेलता। नायला उनकी इस दुनिया को देखकर सुकून महसूस करती। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। हल्की धूप और चारों तरफ खामोशी बसी हुई थी। नायला झोपड़ी के पास बैठी थी। गुलफाम और मोर झील की तरफ गए हुए थे। तभी जंगल के एक कोने में तेज आवाजें, टूटती टहनियां, दम घुटी हुई सांसें और फिर एक साया झाड़ियों को चीरता हुआ भागता हुआ आया। एक मर्द, उम्र तकरीबन 30 साल, चेहरे पर डर, कपड़े फटे हुए, पैरों में खून की लकीरें, जैसे बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा हो या शायद किसी से जान बचाकर। उसका नाम था नासिर। चोरी, फरेब और जालसाजी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन आज वह सब पीछे छूट गया था, क्योंकि उसके पीछे अब सिपाही थे और वह भागते भागते जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया था, वहीं जहां एक झोपड़ी थी। नासिर रुका, हांफता हुआ, आंखें चौंधियां आई हुई, जैसे यकीन न कर पा रहा हो। इतनी गहराई में कोई इंसान और झोपड़ी। उसने झोपड़ी को देखा। बाहर एक बच्चा एक मोर के पंखों के पीछे छुपकर हंस रहा था। मोर बच्चे की गर्दन के पास खड़ा था, जैसे कोई बाप अपने बेटे की हिफाजत कर रहा हो। नासिर ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वो कुछ पल वहां खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके झोपड़ी की तरफ बढ़ा। नायला ने उसे आते देखा। वह अलर्ट हो गई। गुलफाम और मोर ने भी महसूस किया। मोर तुरंत बच्चे के आगे आकर खड़ा हो गया। नासिर ने हाथ उठाए, जैसे कहना चाहता हो, मैं कोई खतरा नहीं हूं, मैं कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आया। नासिर हांफता हुआ बोला, मेरे पीछे लोग हैं, सिपाही, मैं भागता हुआ यहां तक आ गया, मुझे कुछ वक्त के लिए छुपा लो। नायला ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं। तू कौन है? क्यों भाग रहा है? और हमें क्या पता तू झूठ तो नहीं बोल रहा? मगर नासिर का चेहरा सच बोल रहा था। उसमें डर था, मगर चालाकी नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वाकई अब जान जाने का खौफ हो। नायला ने झोपड़ी के पास से उठकर उसे पास बुलाया।
अंदर चल, मगर ये समझ ले अगर मेरे बेटे या इस मोर को कुछ हुआ तो तुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नासिर कुछ कह नहीं पाया। उसकी नजरें मोर से टकराई और वो मोर अब भी गुस्से से उसे देख रहा था। नासिर झोपड़ी में दाखिल हुआ। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें, सूखे पत्तों की छत, अंदर कोने में कुछ मटके, लकड़ी का छोटा चूल्हा और एक तरफ सूती कपड़ों की तह। उसने चारों तरफ नजर डाली और पहली बार उस जंगल में उसे चैन की सांस आई। नायला ने एक कोने में कुछ सूखे फल और पानी रखा। खा ले, आराम कर, मगर जब तुझे लगे कि अब तुझे जाना चाहिए तो तुझे ही फैसला लेना होगा। नासिर ने सिर हिलाया और उसी शाम झोपड़ी में अब एक चौथा साया भी जुड़ गया, मगर यकीन और दूरी के दरमियान खड़ा हुआ। झोपड़ी के बाहर काली रात बिछी थी। आसमान में चांद अधूरा था, मगर उसकी रोशनी पेड़ों के पत्तों से छन छन कर नीचे गिर रही थी। हवा ठंडी थी और उसके झोंकों में एक अजनबीपन अब भी बाकी था। अंदर नासिर को अब 3 दिन हो चुके थे। नायला बहुत कम बोलती थी, मगर उसके हर काम में सलीका और इत्मीनान था। नासिर को वक्त पर खाना मिल जाता, पीने को साफ पानी और सर पर छत, जिसकी उसे अब तक आदत नहीं थी। मगर जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान करती वह थी उस मोर और उस छोटे से लड़के की मोहब्बत। वो बच्चा जिसे सब गुलफाम कहते थे, सुबह उठते ही सबसे पहले मोर को ढूंढता, और मोर जो शायद समझता भी नहीं था कि इंसानों की जुबान क्या होती है, मगर उस बच्चे की हर हरकत पढ़ लेता था। वो साथ खेलते, साथ खाते, साथ ही सोते। नासिर इन तीनों को देखकर कभी चुपचाप मुस्कुराता तो कभी दिल ही दिल में कुछ सोचता, कुछ ऐसा जो उसने बरसों से नहीं सोचा था। एक शाम नासिर लकड़ी की दीवार से पीठ टिकाए बैठा था। नायला चूल्हे पर खाना बना रही थी। गुलफाम और मोर बाहर थे, पत्थरों से खेलने में मशरूफ। नासिर ने बहुत देर सोचा, फिर धीरे से कहा, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना। नायला ने हल्का सा सिर घुमाया। ये बच्चा और ये मोर तुम्हारे साथ कैसे, मतलब क्या रिश्ता है इन तीनों के बीच? नायला ने लकड़ी से हांडी को हिलाया, फिर कुछ पल चुप रही। उसकी पीठ नासिर की तरफ थी। हर रिश्ता खून से नहीं बनता, उसने बहुत धीमे से कहा। इस मोर ने मेरी जान बचाई थी और ये बच्चा मेरा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। मगर ये दोनों अब शायद एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नासिर ने गहरी सांस ली। मगर कैसे? एक मोर और एक औरत, एक बच्चा और एक परिंदा, ये सब सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? नायला मुस्कुराई, पहली बार हल्के से। हाँ, लगता है, मगर जब कोई और नहीं होता तो अजीब चीजें ही सबसे सच्ची लगती हैं। उसने आंच धीमी की, फिर खुद से बोली, इतने बरसों बाद किसी ने मुझसे यह पूछा। नासिर अब सीधा बैठा था। उसकी आंखें अब सवाल नहीं कर रही थी। नहीं, वो सुनना चाहता था। सिर्फ सुनना कहोगी? उसने नरमी से पूछा। नायला की आंखें झपकने लगी, जैसे अंदर कुछ पुराना फिर से जाग रहा हो। मैं एक आम लड़की थी, मां नहीं थी, 4 भाई थे, बहुत गुस्सैल मगर मेहनती। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई। उसने शादी का झांसा दिया और जब मैं मां बनने वाली हुई तो वह चला गया। नासिर की पलकों पर अब कोई हरकत नहीं थी, जैसे हर लफ्ज पत्थर की तरह गिर रहा हो। मैं डर गई थी, अपने भाइयों से, समाज से, सबसे। मैं अपनी खाला के घर चली गई। जब बच्चा आने वाला था तभी मेरे भाई वहां आ पहुंचे। मुझे घसीटते हुए ले गए और इस जंगल में गड्ढा खोदने लगे, मुझे मारने के लिए। अब उसकी आवाज हल्की हो गई थी मगर साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक मोर आया, बहुत बड़ा था, और मेरी जान बचाने की कोशिश की। मैं दर्द से बेहोश हो गई थी। फिर एक शिकारी और उसकी बीवी आए। उन्होंने मेरी डिलीवरी करवाई और यह बच्चा गुलफाम इस दुनिया में आया। नासिर जैसे उस छोटे से झोपड़ी में नहीं बल्कि कहीं और बैठा था। वो सांस लेना भूल गया था। फिर उसने मुश्किल से पूछा। शिकारी लोग कुछ दिन रहे, फिर चले गए। मैं और यह मोर और गुलफाम, हम यहीं रह गए, अब यहीं रहते हैं। कुछ देर तक सिर्फ चूल्हे की धीमी आवाज सुनाई देती रही। फिर नासिर ने बहुत हल्के से कहा, तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हारा दिल, मैं नहीं जानता कोई औरत ऐसा कर भी सकती है या नहीं। नायला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नासिर की आंखें झुकी हुई थीं। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, चोरी की है। मैं चोर था, वो बोला, मगर जो आज देखा, जो सुना, पहली बार मुझे लगा कि किसी और की कहानी मेरी अपनी कहानी से ज्यादा भारी हो सकती है। नायला कुछ नहीं बोली, उसकी चुप्पी ही जवाब थी। नासिर अब हर लम्हा उस झोपड़ी में अजनबी नहीं लग रहा था। वो सिर्फ छुपने नहीं आया था, अब वह शायद कुछ और ढूंढने लगा था। जंगल अब उस नासिर के लिए सिर्फ छुपने की जगह नहीं था। वह झोपड़ी जो पहले सिर्फ 4 दीवारें थीं, अब उसके लिए एक पनाह, एक फिक्र और एक मोहब्बत की जगह बनती जा रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था
कि उसके जैसे भटके हुए आदमी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहां एक औरत, एक बच्चा और एक मोर मिलेंगे। अब नासिर रोज सुबह उठते ही झोपड़ी के बाहर साफ सफाई करता, जंगल से लकड़ियां लाता, पानी भरता, गुलफाम के लिए झूला बनाता और मोर के लिए फल तोड़ कर लाता। वह मोर जो पहले सिर्फ उसे गुस्से से देखा करता था, अब उसके पास बैठने लगा था। कभी कभी जब नासिर झील से लौट कर आता तो मोर पंख फैलाकर उसका इस्तकबाल करता, जैसे कहना चाहता हो, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू बदल चुका है। नायला यह सब देखती और उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी होती जो शोर मचाती नहीं मगर बहुत कुछ कह जाती थी। एक दिन शाम को जब सूरज दरख्तों के पीछे छुप रहा था और चिड़िया वापस अपने बसेरों में जा रही थी, नासिर झोपड़ी के पास बैठा था। गुलफाम और मोर थोड़ी दूरी पर खेल रहे थे। नासिर नायला के पास गया और कहा, नायला। वो रुक गया। नायला ने उसकी तरफ देखा, सवाल भरी नजरें मगर आवाज नहीं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और तुम्हारे लिए मैं क्या हूं। नायला ने धीरे से सर हिला लिया, मगर मैं बदल चुका हूं। नासिर की आवाज थोड़ी थरथराई, अब मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे का और इस झोपड़ी का रहना चाहता हूं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, नायला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नायला के हाथ कांप गए। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अब नासिर की आंखों से हटकर दूर देख रही थी, जहां गुलफाम और मोर खेल रहे थे। वह सोच रही थी, क्या यह मुमकिन है? क्या जिस मर्द ने दुनिया से सिर्फ चोरी, फरेब और भागना सीखा हो, वो वाकई घर बन सकता है? क्या वो यकीन करे? उसने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर का जवाब ढूंढ रही हो। फिर जब वह बोली तो उसकी आवाज बेहद नरम थी। अगर गुलफाम और मोर थोड़ी दूरी पर खेल रहे थे। नासिर नायला के पास गया और कहा, नायला। वो रुक गया। नायला ने उसकी तरफ देखा, सवाल भरी नजरें मगर आवाज नहीं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और तुम्हारे लिए मैं क्या हूं। नायला ने धीरे से सर हिला लिया, मगर मैं बदल चुका हूं। नासिर की आवाज थोड़ी थरथराई, अब मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे का और इस झोपड़ी का रहना चाहता हूं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, नायला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नायला के हाथ कांप गए। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अब नासिर की आंखों से हटकर दूर देख रही थीं, जहां गुलफाम और मोर खेल रहे थे। वह सोच रही थी, क्या यह मुमकिन है? क्या जिस मर्द ने दुनिया से सिर्फ चोरी, फरेब और भागना सीखा हो, वो वाकई घर बन सकता है? क्या वो यकीन करे? उसने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर का जवाब ढूंढ रही हो। फिर जब वह बोली तो उसकी आवाज बेहद नरम थी, अगर गुलफाम और मोर राजी हैं तो मैं भी हूं। नासिर की आंखें भीग गईं। मैं तुझसे कोई झूठ नहीं कहूंगा, इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। गुलफाम को अपना बेटा और मोर को भी अपना बेटा समझूंगा। नायला मुस्कुराई। उसी वक्त मोर पास आया, जैसे सब कुछ सुन चुका हो। वो आया और नायला और नासिर के बीच खड़ा हो गया, फिर अपनी गर्दन हिला दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी रिश्ते की इजाजत दी जाती है। गुलफाम ने तालियां बजाई, अब मेरे दो भाई हैं। मोर ने उसकी तरफ देखा और चोंच से उसके गाल को छुआ। अब वह झोपड़ी एक घर बन चुकी थी, जहां एक औरत थी जिसने जिंदगी की सबसे भयानक तन्हाई देखी थी। एक मर्द था जिसने अपनी गलतियों से लड़कर मोहब्बत कमाई थी। एक बच्चा था जो अब दो साइयों के नीचे निडर होकर पल रहा था, और एक मोर था। दोनों मियां बीवी बन गए और साथ रहने लगे। दिन गुजरते गए। रात को झोपड़ी के अंदर दिया जलता। गुलफाम माँ बाप के बीच सोता और मोर दरवाजे के पास बैठा रहता। वक्त गुजरता गया। जंगल वहीं था, दरख्त वहीं थे, झोपड़ी अब भी मिट्टी की थी, मगर अब उसके चारों तरफ एक बाग उग आया था। फूल, पत्ते, फल सब कुछ वहीं से, मगर एक चीज अब बदल चुकी थी। वक्त अब नायला की उम्र तकरीबन 46 साल हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी वही सुकून था। नासिर अब एक समझदार, शांत और मेहनती मर्द बन चुका था, जिसने अपने गुजरे हुए जुर्म को अपनी खामोशी में दबा दिया था। और उनका बेटा गुलफाम, वो छोटा सा गुलफाम अब 22 साल का हो चुका था। कद ऊंचा, कंधे मजबूत, चेहरा तीखा, मगर आंखें वही थीं जिनमें एक मोर की मोहब्बत अब भी बसती थी। वह जंगल में ऐसे चलता था जैसे उसकी रगों में जंगल का लहू दौड़ता हो। और मोर, अब वह मोर बूढ़ा हो चला था। उसके पंख अब पहले जैसे चमकदार नहीं रहे। गर्दन झुकने लगी थी, चलने में थकावट आने लगी थी, मगर निगाहें अब भी तेज थीं और दिल अब भी वही था जो बरसों पहले एक औरत और उसके नवजात बच्चे पर रो पड़ा था। एक दोपहर की बात है। गुलफाम जंगल में मोर के साथ टहल रहा था। वो हर दिन उसे थोड़ा दूर ले जाता ताकि वह हरकत में रहे, ताज़ा हवा मिले और बूढ़ी हड्डियां जाम ना हो जाएं। तभी अचानक जंगल की खामोशी को चीरती घोड़ों की टापें, सिपाहियों की आवाजें
और फिर औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है गुलफाम। फौरन चौकन्ना हुआ। मोर ने गर्दन सीधी की, अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए और गुलफाम की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो चलो। गुलफाम भागा आवाज की तरफ। मोर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही पल में वह एक छोटी सी ढलान पर पहुंचे, जहां एक लड़की झाड़ियों के पीछे दुबकी हुई थी। खूबसूरत चेहरा, भारी रेशमी लिबास और आंखों में खौफ। उसके पास 2 सिपाही लहूलुहान पड़े थे। सांसें चल रही थीं मगर होश नहीं। लड़की ने जैसे ही गुलफाम को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की झलक आई। कौन हो तुम? गुलफाम ने पूछा। मैं शहजादी मेहरना हूं, सैर के लिए जंगल आई थी, मगर डाकू हमला कर बैठे। उसकी सांसें टूटी हुई थीं। पीछे से 4 डाकू आ ही रहे थे। उनके हाथों में कटारें थीं, उनकी आंखों में हवस और चाल में दरिंदगी। मगर उन्हें सामने एक जवान लड़का और एक बूढ़ा मगर डरावना मोर दिखा, जो अब भी पंख फैलाकर गुर्राहट भरी नजरों से उन्हें देख रहा था। कौन है बे तू? हट जा बीच से, एक डाकू गुर्राया। मगर अगले ही लम्हे गुलफाम ने एक पत्थर उठाया और सीधा डाकू की आंख के पास दे मारा। वह चीख उठा। मोर ने एक लंबी छलांग लगाई और दूसरे डाकू की कलाई पर अपनी चोंच से इतनी तेज चोट मारी कि वह कटार वहीं गिरा बैठा। गुलफाम ने शहजादी का हाथ पकड़ा। चलो जल्दी और पीछे मत देखना। शहजादी हिम्मत से उठी और गुलफाम के साथ दौड़ने लगी। मोर उनके पीछे था। अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए वो तीनों झोपड़ी की तरफ भागे। रास्ता लंबा था, मगर जंगल उनका अपना था। हर पगडंडी, हर मोड़ उन्हें पहचानता था। आखिरकार वह झोपड़ी तक पहुंचे। नासिर और नायला बाहर थे। शहजादी की हालत देखकर हैरान रह गए। ये कौन है? नासिर ने पूछा। डाकू पीछा कर रहे थे, सैर करने आई थी अपने सिपाहियों के साथ, शहजादी हाँफती हुई बोली। नायला ने बिना वक्त गंवाए उसे अंदर ले लिया, पानी दिया और उसके जख्मों पर मरहम रखने लगी। वो रात बहुत लंबी थी। डाकू झोपड़ी तक नहीं आए, शायद जंगल की गहराई से डर गए। शहजादी अब चुपचाप बैठी थी। मोर उसकी तरफ देख रहा था और गुलफाम उसके पास दूर दूर से उसकी हालत को समझ रहा था। नायला उसके पास बैठी थी, उसकी एक मां जैसी देखभाल कर रही थी। शहजादी की आंखें भर आईं। सुबह की पहली किरण जैसे ही जंगल की ऊंचाई पर उगी, शहजादी मेहरनाज की आंख खुल गई। उसके सामने मिट्टी की झोपड़ी की छत थी, मगर दिल में सुकून था। एक अजनबी की पनाह और एक परिंदे की हिफाजत ने उसकी जान बचाई थी। वह झोपड़ी अब उसके लिए किसी महल से कम नहीं लग रही थी। उसने बाहर झांका, जहां गुलफाम आग के पास बैठा चाय उबाल रहा था। मोर कुछ दूरी पर एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसकी गर्दन अब और झुक गई थी। शहजादी ने देखा और एक अजीब सी कशिश महसूस की। गुलफाम, जो एक नामालूम जंगल का बाशिंदा था, अब उसे किसी राजकुमार से कम न लग रहा था। नायला ने शहजादी को ताजा फल दिए। नासिर ने सिपाहियों की पट्टियां बदली और गुलफाम पूरे वकार से खड़ा रहा, जैसे कोई जिम्मेदार मेजबान। शहजादी ने सबका शुक्रिया अदा किया। अब मैं अपने महल लौटना चाहती हूं, उसने कहा। अब्बा जरूर परेशान होंगे। गुलफाम ने सर हिलाया। मैं आपको छोड़ देता हूं, उसने कहा। आप अकेली नहीं जा सकती। शहजादी की आंखों में राहत की चमक आई। घोड़े पर सवार शहजादी और दूसरे घोड़े पर सवार गुलफाम महल की तरफ निकल पड़े। मोर इस बार साथ नहीं आया। वह अब बहुत थक चुका था। उसकी आंखों में अब एक अलविदा सी निगाह थी, मगर एक भरोसा भी कि अब उसका छोटा भाई अकेला नहीं है। जब शहजादी और गुलफाम महल पहुंचे, वहां कोहराम मचा हुआ था। बादशाह उम्र दराज मगर रब्दार अपनी बेटी के लिए बेताब था। फौजी, वजीर, सिपाही सब इधर उधर दौड़ रहे थे। जैसे ही शहजादी महल के दरवाजे पर पहुंची, एक सिपाही ने देखा और चिल्लाया। शहजादी लौट आई। बादशाह सीढ़ियां लांघता हुआ बाहर आया। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसकी आंखें भर आईं। मेहरनाज, मेरी जान, तू सही सलामत है। शहजादी दौड़कर अपने अब्बा से लिपट गई। उसके आंसू अब आजाद हो चुके थे। बादशाह ने पीछे खड़े गुलफाम को देखा। सर से पांव तक जंगल का बाशिंदा, मगर आंखों में इत्मीनान। तुम कौन हो बेटे? बादशाह ने पूछा। गुलफाम ने कहा, मैं जंगल में रहता हूं। मोर और अपने वालिदैन के साथ मैंने आपकी बेटी को डाकुओं से बचाया। बादशाह की आंखों में कदर का उजाला भर आया। पूरा किस्सा बताओ, सब कुछ। गुलफाम ने एक एक बात बताई। कैसे डाकू आए, कैसे सिपाही जख्मी हो गए, कैसे शहजादी झाड़ियों में छुपी, फिर उसकी और मोर की मुठभेड़, और कैसे उन्होंने जान बचाई। हर लफ्ज के साथ बादशाह की आंखों में गुलफाम के लिए इज्जत बढ़ती गई। जब गुलफाम चुप हुआ, बादशाह ने उठकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। फिर वजीर को बुलाया। इस नौजवान को सोने के सिक्के, एक अच्छा घोड़ा और एक तहखाना इनाम में दिया जाए।
और अगर यह चाहे तो हमारी सल्तनत में बस जाए। गुलफाम ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बादशाह सलामत। मेरी माँ, अब्बा और मोर मेरे साथ रहते हैं। बादशाह मुस्कुरा उठा, तुम जब चाहो, इस महल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। शहजादी ने गुलफाम की तरफ देखा। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बातें दिलों में होती हैं वह आंखें बखूबी कह जाती हैं। गुलफाम ने पलट कर देखा, एक हल्की सी मुस्कान और नजरें मिल गईं। दोनों के दिलों में कुछ पल ठहर गए, मगर अभी यह बात बादशाह को नहीं पता थी। गुलफाम महल से लौट आया, मगर उसकी निगाहें अब मोर को तलाश रही थी, जो शायद अपने आखिरी सफर की तैयारी कर रहा था। उधर महल में हर कोना सोने की तरह चमकता था, मगर इन सब के बीच शहजादी मेहरनाज की आंखें बुझी बुझी सी थीं। वह सुबह उठती मगर बाग में ना जाती, खाने का निवाला उठाती मगर जल्दी ही रख देती, न किसी से ज्यादा बात करती, न किसी दासी की तरफ देखती। उसके दिल में अब एक सवाल नहीं, एक नाम था गुलफाम। वह जंगल वाला लड़का जिसने न किसी लालच में मदद की, न कोई फायदा चाहा, जिसने सिर्फ उसकी आंखों की दहशत देखी और उसे अपनी जान पर खेलकर बचाया। उधर जंगल में गुलफाम का हाल कुछ अलग न था। वह भी अब कम बोलता था। मोर की तबीयत और भी बिगड़ गई थी। वो अब ज्यादा वक्त आंखें बंद रखता और कम खाता। गुलफाम अब ज्यादातर वक्त उसके पास बैठा रहता, हाथ से पंख सहलाता या पुरानी बातें करता। नायला ने बेटे की आंखों में वो रंग देख लिए थे जो एक मां सबसे पहले पहचानती है। दिल में कुछ है गुलफाम? उसने एक दिन पूछा। गुलफाम मुस्कुराया नहीं। अगर कुछ नहीं कहोगे तो दिल भारी ही रहेगा बेटा, नायला ने नरमी से कहा। गुलफाम ने सिर हिला लिया। मैं नहीं जानता अम्मी, वो शहजादी है और मैं जंगल का एक लड़का। नायला ने उसका चेहरा उठाया। मगर तुम वो लड़का हो जो अपनी जान पर खेल गया और किसी शहजादे से कम नहीं। उधर महल में एक सुबह बादशाह ने शहजादी को अपने पास बुलवाया। मेहरानाज, तुझ में वह रौनक नहीं रही जो पहले थी। क्या बात है? शहजादी कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, अब्बा, क्या एक आम आदमी भी शहजादी के दिल में बस सकता है? बादशाह ने चौंक कर बेटी की तरफ देखा। तू किसकी बात कर रही है? गुलफाम की, उसने बिला हिचक जवाब दिया। उसने मेरी जान बचाई, न कोई सवाल किया न बदले में कुछ मांगा। बादशाह अब पूरी तरह से गंभीर हो गया। क्या तुझे उससे मोहब्बत हो गई है? उसने सीधा सवाल किया। शहजादी ने सर हिला लिया। अगर आपकी इजाजत ना हो तो नहीं कहूंगी कुछ, मगर अगर दिल का कहा पूछ रहे हैं तो हाँ। उसकी सादगी, उसकी हिम्मत और उसकी नजर ने मुझे बदल दिया। बादशाह उठ खड़ा हुआ। वो महल के झरोखों से बाहर देख रहा था। गुलफाम ने जो किया है वह सिर्फ एक बहादुर नहीं, एक अच्छा आदमी ही कर सकता है। उसने वजीर को बुलाया। एक संदेशा भिजवाओ जंगल में। गुलफाम को यहां बुलाया जाए, मगर उसे यह मत बताना कि क्यों। 3 दिन बाद गुलफाम महल में दाखिल हुआ। बादशाह ने उसे दीवान खाने में बुलवाया। तुम्हारी बहादुरी की बातें अब पूरे इलाके में हो रही हैं, मगर मैं तुम्हें एक इम्तिहान देना चाहता हूं। गुलफाम ने सर हिला लिया। जो हुक्म हो अदा करूंगा। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हें रियाया को हुक्म देना हो, सबसे पहला उसूल क्या होगा? गुलफाम, इंसाफ। अगर 2 फकीरों में झगड़ा हो जाए, किसे पहले खाना दिया जाए? गुलफाम, जिसकी भूख ज्यादा हो ना कि जो ज्यादा चिल्लाए। बादशाह ने ताली बजाई। काफी है। फिर अपनी जगह से उठा और हाथ पकड़कर गुलफाम को उठाया। गुलफाम, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ तय करता हूं। दीवान खाने में सन्नाटा छा गया। गुलफाम की आंखें भर आईं। शहजादी बालकनी से सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी का समंदर था। बादशाह ने कहा, तू गरीब है मगर इज्जत से रहता है। शहजादी और गुलफाम की शादी का ऐलान हुआ। महल रोशन हुआ। लोगों ने मिठाइयां बांटी। हर तरफ एक ही नाम था, गुलफाम, जो मोर का भाई था और अब एक शहजादी का हमसफर भी। बादशाह ने न सिर्फ शादी का शाही ऐलान किया, बल्कि यह भी कहा कि गुलफाम के माँ बाप को इज्जत के साथ महल में बुलाया जाए। 3 दिन बाद शाही रथ नायला और नासिर को लेकर महल के बाहर पहुंचा। महल के सिपाही खुद बाहर आए, उन्हें आदाब किया और अंदर ले गए। एक पुरसुकून कमरा जिसमें बड़ी खिड़कियां, नरम बिस्तर और मीठी खुशबू थी। वो कमरा गुलफाम की माँ और बाप के लिए तय किया गया था। नायला ने पहली बार इतने बड़े महल की दीवारों को छुआ। नासिर की आंखों में कभी का पछतावा, कभी थकान और आज की जिंदगी चमक रही थी। बादशाह ने मोर की बहादुरी के किस्से भी सुन रखे थे। उसने कहा, यह कोई आम परिंदा नहीं, यह हमारा मेहमान है और इसका हक बनता है कि इसे अच्छा घर मिले। इसके बाद महल के बगीचे के अंदर एक बड़ा खुला कमरा बनाया गया, जहां रंग बिरंगे फूल थे, मीठे फल और एक छोटा सा तालाब
वहीं मोर का ठिकाना बन गया। वह अब ज्यादातर वक्त वहीं रहता। कभी गुलफाम को आते देखता तो गर्दन सीधी करके उसका इंतजार करता। शादी के बाद गुलफाम ने सिर्फ एक शौहर का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वह बादशाह के करीब हो गया। हर मसले पर राय दी, और जो राय दी वह सही साबित हुई। बादशाह ने धीरे धीरे उसे दरबार की बैठकों में शामिल करना शुरू किया। गुलफाम ने मुल्क के खेतों में पानी पहुंचाया, गरीबों के लिए रियायती बाजार खोले। बादशाह रोज उसे देखता और सोचता। एक रोज दरबार में उसने ऐलान किया, मेरी बेटी का शौहर गुलफाम आज से मेरा जानशीन है। जब मैं ना रहूं, यही मुल्क संभालेगा। दरबारियों ने ताली बजाई और गुलफाम ने बादशाह से शुक्रिया कहा। वक्त की चाल तेज थी। मोर अब बूढ़ा हो चुका था। उसके पंख झड़ने लगे थे, आंखों की रोशनी भी कम हो चली थी। गुलफाम हर शाम बगीचे में जाता, मोर के पास बैठता, उसका सर सहलाता, पुराने दिनों की बातें करता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मोर आंखें बंद किए शांत बैठा था। गुलफाम उसके पास गया, उसके माथे को चूमा। मोर ने अपनी गर्दन हल्के से उठाई। एक बार उसकी आंखें गुलफाम की आंखों से मिली, फिर जैसे एक बिछड़ती नजर, और एक तसल्ली के साथ उसने आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। गुलफाम ने अपनी हथेली से उसकी आंखें बंद की और पूरे महल में ऐलान हुआ, मोर जो एक बच्चे का बड़ा भाई बना, आज रुखसत हो गया। कुछ ही सालों में बादशाह का भी इंतकाल हो गया और गुलफाम मुल्क का नया सुल्तान